अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने में माहिर हैं। इस चक्कर में वे कई बार लिखित तौर पर माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सब से सबक लेने के बजाय वही काम बार बार करते हैं और मुंह की खाते हैं। ताजा मामला दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता का है, जिनके खिलाफ नगर निगम चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूब आरोप लगाए थे कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। ये मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। अब हाई कोर्ट ने आदेश गुप्ता के खिलाफ मामले को खारिज करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला सिर्फ आदेश गुप्ता को परेशान करने के लिए किया गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आदेश गुप्ता ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत चलाए जा रहे अभियान की पोल अब खुल चुकी है। जल्द ही वो इनके खिलाफ चलाए जा रहे झूठे अभियान को चलाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनावों के दौरान तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने और अवैध निर्माण का आरोप हेमंत चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने लगाया। बाद में हेमंत चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL भी दायर की थी। इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आदेश गुप्ता के खिलाफ लंबा चौड़ा अभियान चलाया। कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद आदेश गुप्ता ने कहा कि माननीय कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें परेशान करने के लिए थे। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर उनके मुखर अभियान को रोकने के लिए इस तरह के झूठे आरोप उनके खिलाफ लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक ही दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। आदेश गुप्ता ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, जब कोर्ट में एक प्राइवेट व्यक्ति की PIL पर आप खुद मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया तो शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, सत्येंद्र जैन की जमानत भी नहीं हो रही है, लेकिन आप इन दोनों के बचाव में दिन रात एक कर रहे हैं। ये आपके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। सच्चाई तो ये है कि मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में शामिल हैं। ऐसे में मुझ पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नगर निकाय चुनावों से पहले बीजेपी ने अखिलेश यादव की साइकिल की हवा निकाल दी। अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा, वही उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव मुश्किल में फंस गए, क्योंकि अब न सिर्फ उन्हें नए उम्मीदवार की तलाश करनी होगी, बल्कि ऐसे उम्मीदवार को खोजना होगा जो उस पर भारी पड़े। अखिलेश यादव ने बहुलगुड़ा भंग कर शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को टिकट दिया था, लेकिन अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल हो गईं। बीजेपी की इस सेंधमारी से सपा की बनी बनाई रणनीति फेल हो गई, क्योंकि अब सपा को न सिर्फ नया उम्मीदवार खोजना है, बल्कि अर्चना वर्मा से ताकतवर खोजना है। यूपी के शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले ही वहां बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया। अर्चना वर्मा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई हैं। अर्चना वर्मा अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। सपा ने उन्हें मेयर का टिकट भी दे दिया था, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को तगड़ा झटका देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। यूपी के डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर बीजेपी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। अर्चना लोधी समाज से ताल्लुक रखती हैं। अर्चना शाहजहांपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वो साल 2005 और 2015 में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। साल 2006 में शाहजहांपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। वहीं अर्चना के पति राजेश वर्मा साल 2022 में सपा की टिकट पर ददरोल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। योगी के मंत्री जितिन प्रसाद ने अर्चना वर्मा को पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। जितिन प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शाहजहांपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अर्चना वर्मा भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर आपको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अर्चना वर्मा के भाजपा परिवार की सदस्यता लेने पर पार्टी को जनपद में लाभ मिलेगा। सूबे में 2 चरण में नगर निकाय के चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। इस बार 4 करोड़ 32 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3 करोड़ 35 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।
समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस का दौर जारी है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जैसे नेता इसका समर्थन कर चुके हैं, लेकिन समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि समलैंगिक विवाह का मुद्दा संवेदनशील है और इसलिए संसद इसमें सामाजिक और धार्मिक संगठनों से बातचीत कर इस मामले का हल निकालने का प्रयास करे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बैठक का आयोजन किया था। इसमें सभी राज्यों के बार काउंसिल्स शामिल हुए थे। इस बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों में कहा गया कि संयुक्त बैठक की सर्वसम्मति से राय ये है कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए और तमाम सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये सलाह दी जाती है कि ये मामला समक्ष विधायिका यानी संसद द्वारा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों को शामिल कर बात की जाए और मामला निपटाया जाए। बार काउंसिल ने यह भी कहा कि इतिहास के अनुसार मानव सभ्यता और संस्कृति की स्थापना के बाद से विवाह को स्वीकार किया गया। प्रजनन और मनोरंजन दोनों ही उद्देश्य के लिए पुरुष और महिला को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया। ऐसे में विवाह जैसी मौलिक बात के लिए परिवर्तन करना विनाशकारी होगा, चाहे इसे कितने भी नेक इरादे से क्यों न किया जाए। बयान में ये भी कहा गया कि समलैंगिक विवाह का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये जानने के बाद देश का हर नागरिक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। देश के 99.9% से अधिक लोग हमारे देश में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं और देश के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय हमारे देश की संस्कृति और सामाजिक धार्मिक संरचना के खिलाफ माना जाएगा। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी प्रतिनिधियों का ये मानना था कि भारत देश समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकता। इससे हमारे देश की मूलभूत संरचना पर बुरा असर पड़ेगा। देश की सामाजिक धार्मिक संरचना को देखते हुए हमने ये सोचा कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इस तरह के फैसले अदालतों द्वारा नहीं किए जाएंगे। इस तरह के कदम कानून की प्रक्रिया से आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। हालांकि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच ने पहले कहा था कि मामले की सुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक की जाएगी, लेकिन इसके बाद शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को खबर आई कि खराब स्वास्थ्य के चलते जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस रविंद्र भट्ट उपलब्ध नहीं हैं। इससे इस मामले की सुनवाई फिलहाल शुरू नहीं हो सकी है। Report News of India। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार की सियासत किस करवट बैठेगी, इसका अंदाजा किसी के लिए लगा पाना आसान नहीं है। अजीत पवार सीएम पद के लिए कमर कस चुके हैं, तो सुप्रिया सुले कहती हैं कि महत्वाकांक्षा गलत नहीं है। इन सब के बीच शरद पवार ने बड़ी बात कहकर एमवीए के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल होगी या नहीं ये पता नहीं। मतलब साफ है कि महाअघाड़ी संकट के दौर में है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में अघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं और आगे अघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई है। शरद पवार ने कहा कि कई प्रक्रिया होती है, सीट बंटवारे का मुद्दा होता है, पार्टियों के विषय है, तो अभी कैसे कह सकते हैं। इसके पहले अजीत पवार के बीजेपी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा के बाद शरद पवार ने पार्टी में टूट के अटकलों को लेकर कहा कि पार्टी में इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर कोई एनसीपी से अलग होने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी रणनीति है। शरद पवार ने कहा कि अगर हमें इस पर कोई स्टैंड लेना है तो हम इस पर कड़ा रुख अपनाएंगे। इस मामले पर कुछ भी बोलना सही नहीं है। क्यों इस बारे में पार्टी में कोई चर्चा नहीं की गई है। इससे पहले सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के बयान का समर्थन किया था। वे राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हैं और कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। सुप्रिया ने कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा या सपना होना गलत नहीं है, सबके पास होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में खुलकर कहने में कुछ गलत है। सुले ने बताया कि वास्तव में वो अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बात करने में बहुत ईमानदार हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की उनकी आकांक्षा के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था कि 2024 क्यों, हम अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा करने को तैयार हैं।
सुप्रिया सुले से पूछे जाने पर अजीत पवार के एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये बहुत मजेदार लगता है। सुले ने कहा कि अभी गपशप चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी किसानों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा। मीडिया में अजीत पवार के बारे में अफवाहों और अटकलों के बजाय इन मुद्दों को एजेंडे में ऊपर होना चाहिए। पीएम मोदी के केरल दौरे से पहले ही कांग्रेस को झटके लगने शुरू हो गए। अनिल एंटनी के इस्तीफे और ईसाई समुदाय को अपने पाले में करने की बीजेपी की मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब केरल के पूर्व नेता विक्टर टी थॉमस बीजेपी में शामिल हो गए और थॉमस ने पिछले सप्ताह पार्टी की केरल इकाई से इस्तीफा दिया था। वह पठानमथिट्टा जिले में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ के अध्यक्ष थे और केरल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे की पूर्व संध्या पर थॉमस कांग्रेस और यूडीएफ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। केरल के एर्नाकुलम जिला कार्यालय में पार्टी के राज्य प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने थॉमस का बीजेपी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद यूडीएफ के पूर्व नेता ने गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि कई लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं और यहां तक कि इसका हिस्सा बनने के लिए सक्षम भी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीएफ के कई सदस्य अपने सहयोगियों को नीचा दिखाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। थॉमस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के काम की भी प्रशंसा की और कहा केवल बीजेपी ही राज्य में व्यापक विकास सुनिश्चित कर सकती है। और इस मौके पर जावड़ेकर ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ और यूडीएफ पर राज्य के विकास के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय केरल दौरे पर हैं। पीएम के दौरे से कुछ ही घंटे पहले विक्टर टी थॉमस बीजेपी में शामिल हुए। पीएम मोदी केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा ईसाई समुदाय के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और एक युवा कार्यक्रम समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी पीएम के दौरे को लेकर केरल में युवाओं और अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के उद्देश्य से अपने संपर्क अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहती है। बंदरगाह शहर कोच्चि में एक रोड शो के बाद प्रधानमंत्री वहां एक युवा कार्यक्रम युवम 2023 में शामिल होंगे, जिसके बारे में बीजेपी को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। Report News of India. बीजेपी के लिंगायत नेताओं जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी की उम्मीदों को पर लग गए और राहुल गांधी लिंगायत वोट बैंक को साधने में जुट गए। राहुल गांधी बागलकोट जिले के कुडाला संगमा में बसवा जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे। लिंगायत के मठ भी गए, लेकिन इस बीच सिद्धरमैया ने राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर दिया। असल में सिद्धरमैया ने नाम लेने की जगह लिंगायत सीएम शब्द का इस्तेमाल किया और कहा भ्रष्ट लिंगायत सीएम, मतलब कि सिद्धरमैया ने एक तरह से पूरे लिंगायत समाज को भ्रष्ट कह डाला। इसके बाद से कर्नाटक की सियासत में उबाल आ गया है। वरिष्ठ लिंगायत नेताओं जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी गदगद थी। बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक को तोड़ने के लिए उत्साहित होकर समुदाय को लुभाने की रणनीति पर काम हो रहा था। गुरु बसवन्ना की समाधि कुदाल संगम में स्थित है। राहुल गांधी यहां पहुंचे और कांग्रेस कार्यक्रम के जरिए ये संकेत दे रहे थे कि यहां लिंगायतों के साथ हैं। राहुल गांधी संगमेश्वर मंदिर और बासवन्ना की समाधि पर भी गए। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित बसवा जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लिंगायत समुदाय को संदेश दिया। लेकिन सिद्धरमैया की लिंगायत समुदाय पर एक विवादास्पद टिप्पणी ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया। सिद्धरमैया ने कहा कि पहले से ही लिंगायत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, वो कर्नाटक में सभी भ्रष्टाचारों की जड़ हैं और उनके इस बयान पर बहस छिड़ गई। हालांकि सिद्धरमैया ने विवाद बढ़ने पर बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी विशेष रूप से बोम्मई के ही खिलाफ थी, न कि पूरे लिंगायत समुदाय के खिलाफ। सिद्धरमैया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियों को जानबूझकर पूरे लिंगायत समुदाय को गलत तरीके से समझाया जा रहा है। कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक का बड़ा हिस्सा लंबे अरसे से बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी ने सिद्धरमैया के बयान को तुरंत लपक लिया। पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि वीरेंद्र पाटिल को एक झटके में हटाने के बाद से कांग्रेस लिंगायत समुदाय की उपेक्षा करती रही है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी को बीजेपी ने पूरे लिंगायत समुदाय पर हमले के रूप में बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने पूरे लिंगायत समुदाय का अपमान किया है। एक पूर्व सीएम के लिए इस तरह का बयान देना सही नहीं है। पूरा लिंगायत समुदाय भ्रष्ट है। ब्राह्मण समुदाय का अतीत में उपहास उड़ाया जाता था। इससे पहले जब वह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लिंगायत वीर शैव समुदाय को तोड़ने की कोशिश की थी। राज्य के लोग सिद्धरमैया को सबक सिखाएंगे।
लिंगायत समाज को कर्नाटक की प्रभावशाली जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 18% के करीब है। उत्तरी कर्नाटक के जिलों में लिंगायत समुदाय का एक तरह से एकाधिकार है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 110 यानी लगभग आधी विधानसभा सीटों पर लिंगायत समुदाय ही जीत हार का फैसला करते हैं। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय से लगभग 60 विधायक चुने गए थे। Report News of India. तरह तरह के घोटालों में घिरी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही पार्टी के एक पूर्व जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता ने मेयर चुनाव के ठीक पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो अब बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी की ये सेंधमारी आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका मानी जा रही है। द्वारका सी वार्ड नंबर 134 से पार्षद सुनीता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उनके साथ पूर्व पार्षद श्रीराम निवास भी बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, ये तो महज शुरुआत है। कई और पार्षदों का केजरीवाल की पार्टी में दम घुट रहा है। केजरीवाल को ये झटका ऐसे समय पर लगा है जब 2 दिन पहले ही उसके एक अहम नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम झा भी भाजपा में चले गए। बताया ये जा रहा है कि सुनीता के पति बीजेपी के पार्षद थे, लेकिन टिकट कट जाने के बाद वे आम आदमी पार्टी में चले गए। केजरीवाल की पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और सुनीता जीत गईं। अब मेयर चुनाव से ठीक पहले सुनीता ने पाला बदल लिया है। सदस्यता दिलाने के बाद सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, उन्होंने स्वागत किया और वह हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे बहुत से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में हैं जिनका दम घुट रहा है। अभी से कामों में कमीशन तय हो गया है। छोटे छोटे रेहड़ी वालों से आम आदमी पार्टी के पार्षद उगाही कर रहे हैं और पार्टी को देते हैं। आने वाले समय में बहुत से निगम पार्षद भाजपा ज्वाइन करेंगे। निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल पहले से ही भाजपा में आ चुके हैं और इसके बाद बवाना से आप पार्षद पवन सहरावत भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब सुनीता के भाजपा में आ जाने से भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। पिछले साल के अंत में हुए एमसीडी चुनाव में भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी। 250 वार्ड्स में हुए चुनाव की पार्टी ने 134 सीटों पर कब्जा किया और 15 साल बाद भाजपा से निगम की सत्ता को छीन लिया था। अंक गणित के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी की सत्ता को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है उसमें यदि सच्चाई है तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम से कम एमसीडी में बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता पहुंच गए और ममता बनर्जी को कांग्रेस का संदेश दिया कि विपक्षी एकता बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है। बिहार की खराब कानून व्यवस्था को छोड़ नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने के लिए बेकरार हैं। उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात भी हुई और बात भी। ममता बनर्जी से नीतीश कुमार ने उसी अंदाज में बात की जैसे वो इसके पहले सोनिया गांधी से कर चुकी हैं कि मेरा कोई ईगो नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता की तरह काम करने को तैयार हूँ। नीतीश कुमार के सामने भी ममता बनर्जी ने वही सारी बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि विजन और मिशन साफ हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की चर्चा करते हुए ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को विपक्षी दलों की एक बैठक पटना में आयोजित करने की सलाह दे डाली और कहा कि उसी बैठक में तय होगा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। हालांकि नीतीश कुमार की मुहिम के पीछे कांग्रेस है, लेकिन उनके अपने पत्ते खोले नहीं हैं। विपक्षी पार्टियों को इस बात का अंदेशा है कि आखिर कांग्रेस का असली एजेंडा क्या है। इतना तो तय है कि कांग्रेस को विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी तो नीतीश कुमार के फॉर्मूले के हिसाब से पीएम कांग्रेस का ही होगा और कई विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस का नेतृत्व पसंद नहीं है। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की गाड़ी इस सवाल पर अटकेगी। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाने और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने दावा किया कि आगे जो भी किया जाएगा वो देशहित में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग सत्ता में हैं उन्हें कुछ नहीं करना। उन्होंने आरोप लगाया कि वो लोग केवल अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस दौरान ममता बनर्जी ने भी इतिहास याद करते हुए बताया कि जयप्रकाश नारायण का अभियान बिहार से ही शुरू हुआ था। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह किया कि बिहार में सभी विपक्षी पार्टियों की एक बैठक रखी जाए जिसमें ये तय होगा कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य यही है कि लोगों को संदेश दिया जाए कि हम एक हैं।
उन्होंने कहा कि वो पहले भी कह चुकी हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बस भाजपा को जीरो बनाना है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया के समर्थन और बड़े बड़े झूठ बोलकर भाजपा के लोग बड़े हीरो बन गए हैं। इस दौरान तीनों नेताओं ने कहा कि उनमें महागठबंधन बनाने के लिए कोई ईगो नहीं है और 2024 का लोकसभा चुनाव जनता बनाम भाजपा होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने विपक्ष की तरफ से एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला रखा, जिस पर सीएम ममता ने कहा कि सोच, विजन और मिशन स्पष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। Report News of India.